बच्चों, आज हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन जनित्र के आर्थिक पक्ष पाठ अध्याय का मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास ज्ञात करने की विधियां विषय का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके द्वारा हम ये बता पाते हैं कि हमारा डेप्रिसिएशन कितना हुआ, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक फिक्स कॉस्ट निकालने की बात आती है। तो किसी भी प्लांट में कोई भी इक्विपमेंट लगता है, उसकी इनिशियल कॉस्ट हमें पता होती है। उसके बाद उसकी कोई यूज़फुल लाइफ होती है कि कितने समय तक वह इक्विपमेंट बेहतर तरीके से कॉमर्शियली आसानी से काम कर सकता है। फिर उसकी हम एक निस्तार वैल्यू, साल्वेज वैल्यू प्राप्त करते हैं। यानी जब 5 साल या 10 साल जो भी उसकी यूज़फुल लाइफ है, उसके बाद जब उसे बेचा जाएगा तो उसके कितने पैसे मिलेंगे। इस दोनों चीज़ों को ज्ञात करने के बाद हम उसका हर साल का डेप्रिसिएशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे इसके 3 तरीके हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, सरल रेखा विधि। दूसरा सिंकिंग फंड मेथड, शोधन निधि विधि। और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यानी घटते हुए मान की विधि। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जब हमें डेप्रिसिएशन निकालना है तो अलग अलग तरीक़ों से हम उसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड का प्रयोग सीखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे इसमें आसान होता है। इसमें जो टोटल अमाउंट है उसमें जो यूज़फुल लाइफ है उस सबसे पहले उसको तय किया जाता है। किसी भी इक्विपमेंट की यूज़फुल लाइफ कितनी होगी, और फिर जो उसकी कीमत है उसमें से उसकी साल्वेज वैल्यू को घटा के उसकी यूज़फुल लाइफ का भाग दे देंगे तो उतना डेप्रिसिएशन हर साल होता रहेगा। इसको सूत्र के रूप में यदि लिखना चाहें तो सरल रेखा नियमानुसार वार्षिक मूल्यह्रास, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से यदि हम निकालना चाहें तो सबसे पहले प्रारंभिक मान या मूल्य जिस या कॉस्ट भी कह सकते हैं आप, जिस दर से या जिस कीमत में कोई इक्विपमेंट या कोई मशीन खरीदी गई है, माइनस निस्तार मान जो साल्वेज वैल्यू है उसको उसमें से मान लीजिए कि 1 लाख रुपए उसकी इनिशियल परचेज प्राइस है और 10,000 रुपये उसकी साल्वेज वैल्यू है। तो 10,000, 1 लाख में से 10,000 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90,000 रुपये। उसके बाद ये निकालेंगे कि उपयोगी आयु के वर्षों की संख्या, मान लीजिए 10 साल तक मतलब इसकी यूज़फुल लाइफ या इसकी कॉमर्शियल लाइफ 10 साल है। तो ऐसी स्थिति में इसमें हो गया 1 लाख माइनस 10,000 अपॉन 10, यानी 1 लाख में से 10,000 घटे तो 90,000 रह गए। 90,000 को 10 से भाग दे दिया तो 9,000 रुपये हो गए, यानी 9,000 रुपये हर साल का डेप्रिसिएशन इसमें होगा। इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं आप P माइनस एस अपॉन एन। इस सूत्र को याद रखें, P माइनस एस अपॉन एन। P यहाँ पर उसका प्रारंभिक मान है, इनिशियल वैल्यू है जिसमें उसको खरीदा गया है। S उसका निस्तार मान या साल्वेज वैल्यू है। N उसमें उपयोगी आयु वर्षों में है, जो 5 साल 10 साल, इस उदाहरण में हमने 10 साल मानी थी। तो ये इसमें हम ब्याज का कैलकुलेशन नहीं करते कि ब्याज का कितना ब्याज लग रहा है उसे हम छोड़ देते हैं। इसमें सिर्फ इनिशियल वैल्यू और उसकी सैल्वेज वैल्यू का ही कंसिडरेशन होता है, ब्याज का इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है। तो
इसमें बहुत आसान हो गया। एक साल का डेप्रिसिएशन, जैसे उदाहरण अब जो हमने अभी लिया था कि 1 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदी, उसका निस्तार मान लीजिए 10,000 रुपये है और उसका यूज़फुल लाइफ 10 साल है। तो ऐसी स्थिति में 1 लाख में से 10,000 घटा दिया, 90,000 रह गया, 90,000 को 10 से भाग दे दिया, 9,000 रुपये रह गया। यानी उसका 9,000 रुपये प्रति वर्ष उसका डेप्रिसिएशन अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें रिज़र्व प्राइस उसके लिए रखनी है तो हर महीने हर वर्ष हम 9,000 रुपये का प्रावधान करें। तो 9,000 रुपये का हम प्रावधान करेंगे हर वर्ष, तो 9 साल बाद या 10 साल बाद हमारे पास 90,000 रुपये हो जाएंगे। तो 90,000 रुपये और 10,000 रुपये उसकी सैलवेज वैल्यू है, तो फिर 1 लाख रुपये में हम वो चीज़ खरीद पाएंगे। लेकिन इसमें इस चीज़ का कंसिडरेशन नहीं है कि आज वो चीज़ 1 लाख की थी, 10 साल बाद भी क्या वो 1 लाख की रहेगी। इस चीज़ का इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में इसका कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से हम जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट निकला, जैसे इस केस में 9,000 रुपये निकला, तो हम हर वर्ष 9,000 रुपये इस मद में रखना शुरू कर दें, इस मद में इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो 10 वर्ष में हमारे पास 90,000 हो जाएंगे, सैलवेज वैल्यू 10,000 मिल जाएगी, जो निस्तार मान है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 लाख रुपये फिर हो जाएंगे और 1 लाख रुपये को हम प्रयोग में लाकर उसको नई वस्तु को, नई इक्विपमेंट को या नई मशीन को खरीद सकते हैं। तो ये मेथड सबसे आसान मेथड होता है, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। अब दूसरे मेथड को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड हिंदी में कहते हैं शोधन निधि विधि। शोधन निधि विधि, यह विधि वार्षिक मूल्यह्रास पर निर्भर करती है। अर्थात इस विधि में यह प्रावधान होता है कि किसी वर्ष उतनी लागत रखी जाती है जितनी उसकी आयु समाप्त होने पर निश्चित ब्याज के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। यानी इसमें ब्याज का कंसिडरेशन भी सम्मिलित होता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु की प्रारंभिक लागत कैपिटल P है और इसका निस्तार मान S है, तो उपयोगी वर्षों की संख्या मान लीजिए N है। तो इस उपकरण को बदलने की राशि हो गई P माइनस S, यानी P इसकी प्रारंभिक वैल्यू है, S इसकी सैलवेज वैल्यू है, P माइनस S इसकी राशि हो गई। अब मान लीजिए कि वार्षिक ब्याज इस पे कैपिटल स्मॉल r की दर से लग रहा है, इसमें स्मॉल r की दर से इसमें जो ब्याज है वो लग रहा है। अब मान लीजिए डेप्रिसिएशन के लिए राशि, वार्षिक जमा राशि जो है वो स्मॉल q है। तो प्रथम वर्ष में कुल जमा राशि हो गई जो वार्षिक जमा राशि है प्लस उस पर लगा हुआ ब्याज, यानी Q प्लस Q इंटू R। Q तो इसमें वार्षिक जमा राशि हो गई। हमने जो पिछला मेथड पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके अंदर कोई भी ब्याज का कंसिडरेशन नहीं था। यानी कोई चीज़ मान लीजिए आज 1 लाख की है तो 10 साल बाद वो क्या 1 लाख की होगी, तो वो तो नहीं होगी, तो उसका कंसिडरेशन उसमें नहीं था। वो स्ट्रेट लाइन मेथड जनरली वहाँ काम में आता है जहाँ पे उसकी यूज़फुल लाइफ कम होती है, 2-3 साल में ही वो चीज़ निस्तारित हो जाती है। लेकिन जब अगर हमें ब्याज का भी कंसिडरेशन करना पड़े तो इसमें हमें सिंकिंग फंड मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन राशि मान लीजिए स्मॉल Q आती है, तो हमें प्रथम वर्ष के उपरांत जो कुल राशि होगी वो वार्षिक जमा प्लस उस पर ब्याज, यानी Q प्लस Q इंटू R। तो इसमें हम Q को कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में 1 प्लस R और हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष में जो जमा राशि है वो हो जाएगी Q 1 प्लस R प्लस Q
1 प्लस आर इंटू आर, मतलब आर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस तरीके से ब्याज जो है अगले साल का फिर उसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी राशि हो गई Q1 प्लस आर का स्क्वायर। एंड इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो तीसरे वर्ष जो है Q1 प्लस आर का क्यूब हो जाएगा। और अगर हम n वर्षों की बात करें, जो टोटल इसका पीरियड है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस आर की पावर n। अब मान लीजिए प्रथम वर्ष में हमारे पास Q रुपए हैं, तो n-1 वर्ष, यानी एक वर्ष तो पूरा हो गया और टोटल 10 वर्ष हैं, तो यानी 9 साल का हमें ब्याज जोड़ना है। तो उसकी टोटल राशि हो गई Q इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1, यानी n-1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा Q1 प्लस आर की पावर n-1। उसी तरीके से n-2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा Q1 प्लस आर की पावर n-2। इसी प्रकार से यदि हम बढ़ते जाएं तो n वर्ष बाद ये फंड हो जाएगा 1 प्लस आर की पावर n-1 प्लस 1 प्लस आर की पावर n-2 एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस आर तक। इसका ये जो जीपी बन गई, और इस जीपी का जो अनुपात है वो हो गया 1/1 प्लस आर। तो इसको अगर हम सरल करेंगे तो हमारा मान आ गया Q इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1 अपॉन आर। इस प्रकार से यदि हम इसमें उपकरण बदलने के लिए जो टोटल फंड का यदि हम देखेंगे तो वो फंड हो गया P माइनस एस। जो टोटल फंड है वो बराबर हो गया Q इंटू 1 प्लस आर की पावर n-1 अपॉन आर। तो Q का मान हो गया P माइनस एस, फिर R अपॉन 1 प्लस आर की पावर n-1। यहाँ पर R अपॉन 1 प्लस आर की पावर n-1 शोधन गुणांक या सिंकिंग फंड फैक्टर कहलाता है। इस प्रकार से यदि हम ब्याज को भी कंसीडर करें तो हम इसमें शोधन निधि गुणांक या सिंकिंग फंड फैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। यह मान ब्याज की दर पर निर्भर करेगा और कितने वर्ष उसकी यूज़फुल लाइफ है, कितने वर्ष के लिए हम इसको निकाल रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये जो मेथड है ये वहाँ पे काम में लिया जाता है जहाँ पर इसका यूज़फुल लाइफ ज़्यादा हो, वो जहाँ हम ब्याज को भी कंसीडर कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ ये ब्याज की राशि को जोड़ने का है। ये मेथड थोड़ा सा गणितीय रूप से कठिन प्रतीत होता है, लेकिन यदि हम इसको अभ्यास करेंगे तो ये इसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड वहाँ पे काम में आता है जहाँ पर के समय बहुत ही कम है। तो जहाँ समय कम हो वहाँ हम स्ट्रेट लाइन मेथड लेंगे, जहाँ समय अधिक हो वहाँ पे हम सिंकिंग फंड मेथड या शोधन निधि विधि का प्रयोग करेंगे। तो शोधन निधि विधि मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें जीपी का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि n वर्ष बाद कुल जमा फंड यदि हम Q निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर रेज टू पावर n-1 प्लस 1 रेज टू पावर n-2 अप टू 1 प्लस आर तक। तो ये एक जीपी बन गई जिसमें कॉमन रेशो हो गया 1/1 प्लस आर। तो इस प्रकार से इसको सरल करने पर जो शोधन निधि गुणांक जो मैंने आपको भी पहले भी बताया था उसका मान हो गया 1/1 प्लस आर रेज टू पावर n-1। तो ये हमने दो मेथड आज पढ़े, स्ट्रेट लाइन मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। अब
ये डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, घटते हुए मान की विधि, ये इसको हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें डालने का प्रयास करेंगे। आप जो हमारी क्लास होती है उसमें भी इससे संबंध में यदि कोई क्वेरी है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप पे भी कोई, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसकी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।